Welcome my studious people to self-study. In this video, we'll be studying about irrigation, weeding, harvesting and storage, which are parts of the first chapter of class 8th, crop production and management. And before we proceed, I would request you people, please subscribe the channel if you are coming for the first time. Watch the video till the end and hit the like button if you like the video and share it amongst your pals. So irrigation. What is irrigation? इरिगेशन को अगर हम सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो इट इज द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स. ये डिफरेंट इंटरवल्स क्या है? टाइम के इंटरवल की बात कर रहे हैं हम. कुछ क्रॉप्स होती हैं जिनमें आपको सुबह शाम दोनों टाइम पानी देना पड़ता है. कुछ क्रॉप्स होती हैं जिनमें आपको दिन में एक बार देना पड़ता है और कुछ क्रॉप ऐसी होती हैं जिनमें आपको शायद से 2 दिन में एक बार जो है वो वाटर सप्लाई करनी पड़े. सो इरिगेशन बेसिकली क्या है? सप्लाई ऑफ वाटर, लेकिन डिफरेंट इंटरवल्स पे, जो भी उस क्रॉप की रिक्वायरमेंट है जिसको आप वाटर सप्लाई कर रहे हो. सो व्हेन वी डिफाइन इरिगेशन वी से इट एज अ सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स. नाउ एज ऑलरेडी डिस्कस्ड हुआ है कि इरिगेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरी करती है. फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कितने टाइम के अंदर हम इरिगेशन कर रहे हैं. सपोज अगर हम 24 आवर्स में 2 टाइम्स इरिगेशन करते हैं फील्ड का, 2 टाइम्स उसमें वाटर सप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2. एंड इफ वी आर डूइंग इट ओनली वंस देन द फ्रीक्वेंसी इज 1. तो मतलब हाँ, कितना फ्रीक्वेंटली हम इरिगेशन कर रहे हैं. सो जो इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी है वो वेरी करती है, वो अलग अलग होती है, लेकिन ये चीज डिपेंड किस पे करती है कि कितना पानी या कितने टाइम में पानी क्रॉप्स को देना है. वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है. जैसे क्रॉप पे डिपेंड करता है. कुछ होती हैं क्रॉप्स इस तरीके की जिन्हें हम कहते हैं वाटर इंटेंसिव क्रॉप. मतलब वो क्रॉप्स जो हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी उन्हें चाहिए होता है, तो उनमें बहुत ज्यादा इरिगेशन करना पड़ता है और फ्रीक्वेंटली करना पड़ता है. सेकेंड है सॉइल. सॉइल की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि आपको इरिगेशन कितना करना है. अगर सॉइल जो है वो अपने आप ही सॉइल में मार्शी सॉइल है, थोड़ा सा ह्यूमस कंटेन किए हुए है सॉइल, वहां पे जो ग्राउंड वाटर है वो अच्छा है, तो ऐसी सॉइल्स का क्या कंडीशन रहती है कि इसमें हमें पानी जो है वो कम देना पड़ता है. अगर कहीं ड्राई सॉइल है तो वहां पर हमें ज्यादा पानी देना पड़ेगा. एंड द लास्ट वन इज सीजन. इरिगेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो सीजन पे भी डिपेंड करती है. कैसे? जब रेनी सीजन होता है तो ऑलरेडी इतनी रेन जो है वो प्लांट्स को मिल जाती है, रेन से वाटर मिल जाता है कि हमें इरिगेशन उसकी वजह से फिर थोड़ा कम करना पड़ेगा. लेकिन समर सीजन में क्योंकि वाटर जो है वो सॉइल में से भी इवेपोरेट हो जाता है, अगर प्रेजेंट भी है तो इसलिए इरिगेशन ज्यादा करना पड़ता है. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स: द क्रॉप विच इज बीइंग सोन, द सॉइल इन विच द क्रॉप इज सोन, and the season in which we are irrigating the fields. So now there are different methods of irrigation, but before that we'll have to study that why water is important for plants. अब water important क्यों है plant के लिए? Look, plant contains 90% water. मतलब plant की जो body होती है ना, उसका 90% पार्ट जो है वो वाटर ही है. अब आप खुद इस चीज को इमेजिन कर सकते हो, जो चीज 90% वाटर से ही बनी हुई है तो उसके लिए वाटर कितना जरूरी होगा. तो ये तो एक फैक्ट था जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि यस, वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट. और चीजें देखते हैं. नेक्स्ट इज इट इज इम्पोर्टेंट फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. तो जब हम सीड्स को सो करते हैं तो उसके बाद जब सीड्स में से सबसे पहले जो एक छोटा सा प्लूम्यूल, जो छोटी सी लीफ ऊपर निकल कर आती है, दैट इज नोन एज जर्मिनेटेड. द सीड हैज बीन जर्मिनेटेड. तो उस जर्मिनेशन के लिए सीड्स को
वाटर की जरूरत होती है, उसके बिना सीड जर्मिनेट नहीं करेगी। देखो, many of you must have done or eaten sprouts at your home. तो जब रात को जो स्प्राउट के लिए जो भी चीज होती है, लाइक वी टेक ब्लैक ग्राम, है ना, जो चने होते हैं काले वाले, उनको हम लोग ओवरनाइट सोक करते हैं, फिर हम उसको निकालकर या तो एक कपड़े में बांधते हैं या फिर एक स्प्राउट का यूटेंसिल आता है जिसमें स्प्राउटिंग होती है, उसमें रखते हैं, और तब जाके वो जो ब्लैक ग्राम है वो नेक्स्ट डे स्प्राउट हो जाता है, उसमें से छोटी छोटी सी स्प्राउट्स बाहर आते हैं। अब वही ब्लैक ग्राम हमारे घर में विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद वाटर महीनों तक भी रखा रह सकता है, लेकिन वो स्प्राउट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको तब तक वाटर अवेलेबल नहीं था। सो वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। वो स्प्राउटिंग जो है जनरली वो जर्मिनेशन ही होता है। Next is that nutrients dissolved in water get transported to each part of the plant. जब plants roots के through water को अपने अंदर intake करता है, at that time some nutrients get dissolved in water and are transported inside the soil. न्यूट्रिएंट के अंदर पानी जो कुछ पानी के अंदर जो कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं और वो प्लांट में चले जाते हैं, और जहां जहां पानी जाएगा वहां वहां वो न्यूट्रिएंट भी जाते हैं। तो उससे क्या है, दैट वाटर हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट। नेक्स्ट इज इट प्रोटेक्ट्स सॉइल फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। जो वाटर है वो सॉइल को फ्रॉस्ट से, फ्रॉस्ट मतलब जब सर्दियों में जो हल्की हल्की सी बर्फ की एक लेयर बन जाती है ना सारी, उसको बोलते हैं फ्रॉस्ट। एंड हॉट एयर करंट, इनसे बचाता है। अब वाटर इनसे कैसे बचा सकता है? लुक, एक साइंस का फैक्ट है दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आइस जो होती है ना वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है। तो इन विंटर्स व्हाट द फार्मर्स डू, दे फ्लश देयर फील्ड्स विद वाटर। वो अपनी फील्ड्स में पानी भर देते हैं। मतलब अगर प्लांट यहाँ से उसकी स्टॉक है प्लांट की, तो उसमें इस लेवल तक पानी को फिल कर देंगे पूरी फील्ड में। यहाँ तो मेन सॉइल है, इतना ऊपर तक उसमें पानी फिल करेंगे। उससे क्या होता है कि जो बाहर का जितना भी टेम्परेचर डाउन हो जाए, वो टेम्परेचर नीचे सॉइल के टेम्परेचर तक नहीं, सॉइल का टेम्परेचर उतना कम नहीं होता जितना एयर का टेम्परेचर कम हो गया। और अगर जो फ्रॉस्ट अकर करती है तो वो सिर्फ यहाँ ऊपर के एरिया में रह जाती है, फ्लोट करेगी वो वाटर के ऊपर, और नीचे वाटर ही रहता है, टेम्परेचर कम रहता है। सो ड्यू टू दैट जो रूट्स हैं वो डाई नहीं करते और प्लांट जो है वो अच्छी ग्रोथ दिखा पाता है। सो दिस इज हाउ वाटर प्रोटेक्ट्स सॉइल फ्रॉम फ्रॉस्ट। और हॉट एयर करंट से कैसे बचाता है? जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, एट दैट टाइम वाटर गेट्स इवेपोरेटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ, जिसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। और जब वाटर इवेपोरेट होता है तो वो एक कूलिंग सेंसेशन देता है। मतलब जो प्लांट्स है वो उस टाइम पे उनका टेम्परेचर कम हो जाता है, क्योंकि जो हीट होती है वो वाटर अपने साथ लेके इवेपोरेट कर जाती है। तो दैट इज हाउ अ प्लांट वाटर प्रोटेक्ट अ प्लांट फ्रॉम हॉट एयर करंट्स। क्योंकि जब प्लांट को वो रेगुलरली कूलिंग सेंसेशन देता रहेगा, इवेपोरेट होता रहेगा, प्लांट को कूल करता रहेगा, सो दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। तो इसलिए प्लांट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। एंड दैट इज व्हाई इवन वी आर एडवाइज्ड, गर्मियों में कहा जाता है ना पेड़ के नीचे हम चले जाएंगे तो हमें इतनी गर्मी नहीं लगेगी। सो द रीजन इज दिस, दैट जो पेड़ होते हैं वो कूल होते रहते हैं, तो वो उसकी वजह से उनके नीचे जो हवा है वो हमें भी कूल लगती है। नेक्स्ट वी कम टू ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। सो व्हाट आर ट्रेडिशनल मेथड्स? द ओल्ड मेथड्स जो ट्रेडिशनली यूज होते थे। तो जनरली वाटर कहाँ कहाँ अवेलेबल होता है अर्थ पे? लेक्स में होगा, कैनाल्स में होगा, रिवर में होगा, है ना।
बट ओशंस और सी में भी होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, लेकिन उस वाटर को नहीं यूज कर सकते हम, क्योंकि वो बहुत ही सॉल्टी वाटर है, उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स डिजोल्व्ड हैं। अब लेक, रिवर, कैनाल से वाटर जो है उसको फील्ड्स तक लाना है, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए इन जगहों से फील्ड्स तक लाने के लिए बहुत डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो अप्लाई किए जाते हैं। और उनमें ट्रेडिशनली क्या होता था, लेबर मतलब जो मेहनत है वो किसकी लगती थी, ह्यूमंस की या फिर कैटल की। सो ये जो मेथड्स होते थे, जो ट्रेडिशनल मेथड हैं, ये चीप होते थे, मतलब सस्ते होते थे। लेकिन ये तो इनकी खासियत थी कि ये सस्ते थे, लेकिन एक जो इनकी डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये लेस एफिशिएंट थे। So if the question come, what is the advantage of traditional method of irrigation? So we can say that it was cheap. And what is the disadvantage? It is that they are less efficient. वो कम efficient होते हैं। और ऐसे 4 methods जो हमने अपनी बुक में पढ़े हैं, they are मोट, ढेकली, चेन पंप एंड राहत। ये 4 ट्रेडिशनल मेथड्स हैं इरिगेशन के। Next we come on to the modern method of irrigation. Modern method में 2 methods हमारे कोर्स में हैं, that is sprinkler system and drip irrigation. Sprinkler system में क्या उसके advantages हैं, is that कि ये uneven land पे भी जो है यूजफुल होता है, और जिन जगहों पर वाटर कम अवेलेबल है वहां पर ये ज्यादा यूजफुल टेक्निक है, क्योंकि ये कम वाटर में ज्यादा स्पेस को आपके इरिगेट कर सकती है। Now let's see sprinkler system होता कैसा है। It says that perpendicular pipes with rotating nozzle on top joined to the main pipeline. देखो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है इसका, एक मेन पाइपलाइन जारी रहती है यहाँ से, फिर इसमें ऐसे परपेंडिकुलर पाइप्स जो हैं वो अटैच्ड होते हैं। ओके, इनके ऊपर एक नोजल होता है। नोजल मतलब एक ऐसा बटन जो ऑन ऑफ हो जाता है, जो ऐसे घूमकर ऑन ऑफ होता है, दैट इज नोन एज अ नोजल। सो नाउ व्हाट हैपेंस, जब प्रेशर से इस मेन पाइपलाइन में वाटर रिलीज किया जाता है तो वो इन परपेंडिकुलर पाइप्स में जाता है और इस नोजल को रोटेट कर देता है, और इसमें से वाटर ऐसे बाहर आता है स्प्रिंकल करता हुआ, जैसे रेन वाटर आता है ना, इस तरीके से। और जब ये हर जगह से इस तरीके से फाउंटेन की तरह वाटर बाहर आएगा तो वो पूरी फील्ड को कम पानी ही इरिगेट कर देगा। दैट इज नोन एज अ स्प्रिंकलर system. So when water is released from the main pipe, it under pressure, it sprinkles out from the nozzles and irrigates the field. This is known as a sprinkler system of irrigation. Next we come to drip system of irrigation. अब ये drip system क्या है? What happens in drip system is that if there are plants, है ना, रेगुलर इंटरवल्स पे प्लांट्स लगे रहते हैं, अगर फील्ड्स में जाके आप देखेंगे तो आपको ऐसे ही दिखेंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर प्लांट्स लगा हुआ होगा। नाउ ये जो फरो होती है इसकी, इसमें एक पाइप इस तरीके से पूरे में स्प्रेड कर देते हैं, एंड दे मेक होल्स हेयर, जहां पे प्लांट है वहां उसमें छोटे छोटे होल्स कर दिए जाते हैं। When water is made to flow through this pipe, इन होल्स में से ड्रॉप वाइज जो वाटर है सीधा प्लांट की रूट में जाता है, ड्रॉप वाइज जाएगा, मतलब एक एक ड्रॉप करके। उससे क्या होता है कि एक भी ड्रॉप वाटर की वेस्ट नहीं हो रही है, वो सीधा रूट्स में जा रही है। अगर हम एज सच फील्ड को इरिगेट कर दें, ये जो फरो थी इसकी, इसमें हम ऐसे ही वाटर सारा जो है उसको फ्लश कर दें तो क्या होगा, सारे में पानी भर जाएगा, यहाँ भी पूरे अर्थ में पानी जाएगा, यहाँ अगर कोई और प्लांट हो रहा होगा तो वो भी उस वाटर को ले लेगा, हमारा वाटर वेस्ट होगा। एंड सिंस nowadays we are running short of fresh water, so we should apply such techniques जैसे कि ड्रिप इरिगेशन है। So water falls drop by drop in the roots of the plants
and not a single droplet of water is wasted. So this was drip irrigation system. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू वीडिंग. तो अभी हमने जो कंप्लीट किया वो था इरिगेशन का पार्ट. इरिगेशन में हमने ट्रेडिशनल 4 मेथड्स जो हैं वो देखे, जो मॉडर्न 2 मेथड्स हैं वो देखे थे, और इरिगेशन क्यों यूजफुल है, मतलब वाटर की क्या इम्पोर्टेंस है एक प्लांट के लिए, वो भी हम पहले पढ़ चुके हैं. नाउ वी कम ऑन टू वीडिंग. सो नाउ व्हाट आर वीड्स? Weeds are undesirable plants. Undesirable मतलब जिनकी हमें जरूरत नहीं है, जो हमें desired नहीं है. So weeds are those undesirable plants that grow naturally, जो naturally grow करते हैं along with other plants. तो अगर हमने wheat की crop लगाई है और वहां पर और कोई plant जो है वो grow कर रहा है, तो that is a weed. भले ही वो कोई भी plant हो, क्योंकि वो तो हमें desired नहीं था ना. सो हमारी क्रॉप के साथ नेचुरली अगर कोई और प्लांट ग्रो कर जाता है, दैट इज नोन एज अ वीड. और वीडिंग क्या है? इट इज द रिमूवल ऑफ वीड. जो प्रोसेस होता है उस वीड को फील्ड्स में से हटाने का, उसको कहते हैं रिमूवल, उसको कहते हैं वीडिंग. नेक्स्ट वी कम दैट व्हाई डू वी नीड टू रिमूव दीज वीड्स? एक प्लांट ही तो है, अगर साथ में हो रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, बट अगर हम देखेंगे अभी तो बहुत फर्क पड़ता है. जो वीड्स होते हैं दे compete with plants for water, nutrient, space and light. मतलब अब देखो, फील्ड में आपने जितना इरिगेशन दिया, जो वाटर आपने प्रोवाइड किया, अगर वहां पे कोई एक्स्ट्रा प्लांट्स हैं तो वो भी उस वाटर को ले लेंगे. आपने तो अपनी क्रॉप के लिए दिया था, लेकिन उन्होंने भी लिया. और अगर ऐसा हुआ कि वो जो क्रॉप थी, जो प्लांट दूसरा हो रहा है वहां पर, जो वीड है वो ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करती है, तो आपकी क्रॉप के लिए पानी कम हो गया. सिमिलरली जो सॉइल में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है वो आपकी क्रॉप के साथ साथ वो वीड भी ले रही है, तो आपकी क्रॉप के लिए वो भी कम हो गए. ऐसे ही स्पेस और लाइट का भी है, क्योंकि वो वीड जो है वो भी इन सब चीजों को कंज्यूम करेगा, तो जो अवेलेबिलिटी इन चीजों की आपकी क्रॉप के लिए होनी चाहिए थी, अब वो नहीं होगी, वो कम हो जाएगी. सो दैट इज व्हाई वी हैव टू रिमूव द वीड्स. दैट इज व्हाई वीडिंग इज डन. एंड इवन सम वीड्स आर पॉइजनस इन नेचर. अगर हार्वेस्टिंग के टाइम पर वो वीड्स हमारे जो क्रॉप था उसके साथ आ जाती हैं, सो समटाइम्स इट हैपेंस दैट दे आर पॉइजनस फॉर अस, or even they can be poisonous for our crop also. So this is the reason that why weeding should be done. और weeding होती कैसे है? एक होता है मैनुअल रिमूवल. मैनुअल रिमूवल का मतलब है कि मैनुअल लेबर यूज करके हम उसको रिमूव कर रहे हैं अपने हाथों से. तो इसमें एक तो प्रोसेस होता है मैनुअली में टिलिंग वाला, जो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट अपनी जो वीडियो थी उसमें देखा था अबाउट द प्रोसेस ऑफ टिलिंग एंड प्लोइंग द फील्ड्स. तो जब फील्ड प्लो होती है ना, तो जब वो पूरे की पूरी जो सॉइल है वो टर्न हो जाती है, तो उसके साथ जो प्लांट्स उसमें पहले से हो रहे थे वो भी साथ में निकल जाते हैं. सो वन इज दैट मेथड एंड द अदर मेथड इज अपरूटिंग. अपरूटिंग इज कि हम खुद जाकर उसको वहां से निकाल रहे हैं, मैनुअली उस काम को कर रहे हैं. एंड द नेक्स्ट मेथड इज केमिकल मेथड. और केमिकल मेथड में क्या होता है? वी यूज वीडीसाइड्स. वीडीसाइड्स केमिकल होते हैं जिनको हम प्लांट्स पे डालते हैं, तो उससे जो प्लांट्स हैं दे डाई. और जब हम वीडीसाइड अपनी फील्ड में स्प्रे करते हैं तो वो इस टाइप का केमिकल है कि वो हमारी क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो वीड्स होती हैं उनको किल कर देता है. ऐसे जो केमिकल्स होते हैं जो वीड्स को किल करते हैं, इन्हें हम कहते हैं वीडीसाइड्स. एंड वीडीसाइड्स आर हार्मफुल फॉर द फार्मर एक्चुअली, क्योंकि उनकी में से जो एक गैसियस कंटेंट निकलता है उसको अगर फार्मर इनहेल कर लेंगे तो वो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता. एंड दैट इज व्हाई इट इज एडवाइज्ड दैट फार्मर्स शुड कीप देयर माउथ एंड नोज कवर्ड व्हाइल स्प्रेइंग weedicides. Next we come on to harvesting.
So now what is harvesting? Cutting of crop after it gets matured. क्रॉप की जो कटिंग है मेच्योर होने के बाद, जब पूरा क्रॉप जो हमारा है वो रेडी हो गया है, उसके बाद जब हम उसे कट करते हैं, दैट इज नोन एज हार्वेस्टिंग. और हार्वेस्टिंग होती कैसे है? या तो हम प्लांट्स को कंप्लीटली पुल आउट करते हैं, अदरवाइज वी कट इट क्लोज टू द ग्राउंड. इसका मतलब क्या है कि ये प्लांट अगर हमारा है ग्राउंड में, सो ईदर वी विल अपरूट इट फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब यहाँ से पूरा का पूरा उसको ऊपर ले आएंगे, अदरवाइज हम उसको यहाँ से काट देंगे, ये नीचे का पार्ट रहेगा. सो ऐसे हम क्या करते हैं? हार्वेस्टिंग करते हैं. मैनुअली इसको सिकल से करते हैं. सिकल एक टूल होता है यू शेप में, इस तरीके से, एंड दैट इज यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग. और मशीन के थ्रू हम इसे हार्वेस्टर से करते हैं. हार्वेस्टर एक मशीन है जो कि हार्वेस्टिंग में काम करती है. नेक्स्ट वी कम ऑन टू थ्रेशिंग. व्हाट इज थ्रेशिंग? इट इज द सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द शैफ. शैफ होता है, इनके जो हमारी ग्रेन्स होती हैं उनके ऊपर एक कोटिंग होती है, उसको सेपरेट करते हैं जब हम अपनी ग्रेन में से, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज थ्रेशिंग. और थ्रेशिंग करते कैसे हैं? बाय द हेल्प ऑफ कंबाइन. कंबाइन क्या है? कंबाइन एक मशीन है which is a combination of thresher and harvester. कंबाइन में एक तो थ्रेशर होता है थ्रेशिंग के लिए, और हार्वेस्टर भी होता है, तो हम इसकी हेल्प से जो है थ्रेशिंग करते हैं. इस मशीन को हम क्या बोलते हैं? कंबाइन. नाउ डोंट गेट कंफ्यूज्ड अमंग दिस. हार्वेस्टर हार्वेस्टिंग के काम आता है, थ्रेशर थ्रेशिंग के काम आता है, और कंबाइन एक ऐसी मशीन है जो कि कॉम्बिनेशन है थ्रेशर और हार्वेस्टर का, जो दोनों चीजों के काम आ जाती है. Next we will see what is storage and why is it important. ये storage जो है हमारे क्रॉप्स की, this is the most important part of all. अगर ये चीज अच्छे से नहीं होती है, तो ये वीडियो में आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर स्टोरेज अच्छे से नहीं होगी, then whatever we have followed the procedure, कितनी भी अच्छी हमारी yield आई हो, nothing will matter. क्योंकि अगर जो क्रॉप आई है, जो हमारी yield आई है, if it gets destroyed, so what is the benefit of doing all that? अगर जो हमारी yield आई है वो ही खराब हो गई, तो क्या फायदा? हमने इतना सारा प्रोसीजर किया, सब चीजों का ध्यान रखा, टाइम टू टाइम इरिगेशन किया, अच्छे से हार्वेस्टिंग की, वीडिंग की. एनी यूज ऑफ एनीथिंग? नो. सो स्टोरेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. नाउ for storing our grains we have to dry them first. अब इन्हें ड्राई क्यों करते हैं? जहां पर भी मॉइस्चर प्रेजेंट होता है वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाते हैं. वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीथिंग. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को वाटर की जरूरत होती है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर कहीं वाटर प्रेजेंट होता है तो उस जगह पे वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं. और अगर वो माइक्रोब्स जो हैं वो हमारी जो ग्रेन्स है उन्हें इन्फेक्ट कर देंगे, so our grains will get damaged. So that is why the grain should be dried before storing. They are stored in jute bags or metallic bins in households. या तो उन्हें जूट बैग्स में स्टोर किया जाता है या फिर मेटालिक बिन्स में. लेकिन जब हमें लार्ज स्केल स्टोरिंग करनी होती है, जैसे कि गवर्नमेंट है, जब गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है सारी जो जितनी भी ग्रेन्स हैं, लाइक द बीट एंड राइस, इन सबको जब गवर्नमेंट खरीदती है फ्रॉम द फार्मर्स, तो वो इतनी सारी उसको परचेज कर रही है, उसको कहाँ रखेगी? सो दे स्टोर इट इन सीलोज और ग्रैनरीज. सीलोज और ग्रैनरीज क्या है? दे आर स्टोरेज फैसिलिटीज फॉर ग्रेन्स. एंड ड्राइड नीम लीव्स, जब हम घरों में स्टोर करते हैं ना, सो वी यूज ड्राइड नीम लीव्स फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन. जो नीम लीव्स होती हैं, दे आर एंटीबायोटिक इन नेचर एंड दे डोंट अलाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू अटैक आवर ग्रेन्स.
So with this, we come to an end of our chapter crop production and management. Further in the videos, we'll be continuing with chapter 2, and we'll also be discussing the question and answers of this chapter. So thank you for watching. Like and share the video, and please subscribe the channel. If you have any suggestions or any doubts regarding anything, drop your suggestions in the comment section.